हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? कहने का तात्पर्य ये है कि एक कक्षा सेकंड है, यानी कि कक्षा 2 है, और उसके कुछ छात्रों से कहा गया कि बेटा लिख दीजिए 44 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन बच्चों ने 44 ना लिखकर उसको 404 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, उन्होंने 404 मतलब इस तरीके से 44 को लिखा। तो एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, ये आपको बताना है। उनकी प्रतियों के में उनके उत्तर सही कर देंगे। उनकी जो प्रति है, उन्होंने जो लिखा है उसमें उसका उत्तर ठीक कर देंगे। नेक्स्ट है, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। सी वाला ऑप्शन है, उन्हें उन लोगों के साथ समाहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, या फिर उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए उत्सुक करें। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आप सभी लोग देखते हैं कि कई सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो वीडियो पे आते हैं और उन्हें बस 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड देखते हैं और बस चले जाते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, वो लाइफ में कुछ भी नहीं सीख सकते। आप ही बताइए, 10 सेकंड या फिर आप 5 मिनट में भी किसी को कैसे जज कर सकते हैं? ठीक है ना। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे, आप समझेंगे उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो देखेंगे, आप पूरी वीडियो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, यदि मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो ध्यान रखिए, उनके प्रतियों में उनके उत्तर सही कर देंगे, बिल्कुल गलत नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ठोस सामग्री का उपयोग, बिल्कुल यही एकदम से सही है। ठोस सामग्री का मतलब है ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ठोस सामग्री से मतलब होता है, मान लीजिए उसके पास में कोई भी मान लीजिए कागज़ के टुकड़े हैं, कुछ कागज़ के टुकड़े हैं या फिर कुछ कंकड़ पत्थर हैं, तो उनके द्वारा समझाना है बच्चे को कि बेटा लो, ये इतने हो गए तुम्हारे पास, लो और दे रहे हैं हम तुम्हें 5 और दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास 40 हो गए, ये लो और हम दे देते हैं, ये 44 हो गए। तो इस प्रकार से बच्चे को समझाना है, किस प्रकार से, ठोस सामग्री का उपयोग करके। ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम समझा सकते हैं, ये मैंने आपके लिए बताया हुआ है। ठीक है, जी हाँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित कौमुदी के लेखक कौन है? आपने कई बार पढ़ा होगा कि संस्कृत कौमुदी, ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। लेकिन गणित कौमुदी भी एक ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यदि आपको नहीं पता हो तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, गणित कौमुदी की जब भी बात होगी तो आप लगाएंगे नारायण पंडित। नारायण पंडित ने गणित कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा था। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जी हाँ, आप देख सकते हैं नारायण पंडित को इस टाइप से वो दिखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यह समझाने के लिए उपयुक्त रणनीति है कि 1/4, आपको बताना है कि 1/4 1/3 से कम है। तो किस प्रकार से आप बता सकते हैं बच्चे को सही तरीके से? क्या उसको एलसीएम विधि का उपयोग करते हुए बेटर तरीके से समझा सकते हैं? नेक्स्ट है, पेपर स्ट्रिप का उपयोग करते हुए, डायनेसिस ब्लॉक का उपयोग करके, या फिर आपका संख्या चार्ट का उपयोग करके। तो गाइस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विधि हो सकती है जिसके द्वारा हम 1/4 1/3 से कम है ये प्रदर्शित कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं ये आप बता सकते हैं। जी हाँ, तो गाइज, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट। लेकिन कैसे हो जाएगा उसके लिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा सकता हूं। ये आप पेपर स्ट्रिप देख सकते हैं। ये मान लीजिए एक पेपर स्ट्रिप है और यदि हमें समझाना है कि इसको 3/4, उसमें क्या लिखा हुआ था, 1/4
और आपका 3/4, 1/3 ये लिखा हुआ था। तो 1/4 यानी कि एक जो मतलब स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप के कितने खाने हैं, 3 खाने हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक स्ट्रिप के कितने खाने हैं, तो 3 खाने हैं, तो इसमें कौन सा छोटा है, तो ये खाने छोटे छोटे होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों। ये आपका यही आपका छोटा हो जाएगा, 1/4 हम समझा सकते हैं पेपर स्ट्रिप के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ कौन सा कथन है, ये आपको बताना है कि गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, क्या ये सही हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। ऑप्शन नंबर डी है विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें से कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आप प्रश्न को कर सकते हैं, और आप प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं यदि आप थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरतेंगे तो। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, ये एकदम से करेक्ट है, लेकिन हमें मोस्ट सुटेबल आंसर देखना होता है, ये भी आप जानते हैं। सत्य की खोज के लिए गणित क्या, देखिए सत्य असत्य ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। गणित पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ है। क्या आपसे मैं कहता हूँ क्या गणित में सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आपको जो चीज़ें मूर्त रूप में दिखती हैं, अगर हम बच्चे को मूर्त तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम बच्चे को बेटर तरीके से सिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट है। इस प्रश्न को समझ सकते हैं कैसे। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, हमें उसे जमा सिखाना है, जमा का मतलब जोड़ सिखाना है। तो यदि हम उससे कहते हैं बेटा 2 और 2 कितने होंगे, तो वो थोड़ा सा करने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन उसको 2 ऐसे मान लीजिए गोली पकड़ा दी जाए, गोली या फिर कंकड़ मान लीजिए पकड़ा दिया, और उससे कहा बेटा ये 2 और ले लो, कितने हो गए, तो वो कह देगा कि 4 हो गए। लेकिन आप डायरेक्ट उससे कहोगे तो शायद वो ना कर सके, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू मान सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, जी हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बात करते हैं पाई का मान सर्वप्रथम 4 स्थानों तक किसने ज्ञात किया। जी हाँ, आपको बताना है किसने पाई का मान सर्वप्रथम 4 स्थानों तक ज्ञात किया, ये आप बताएंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि पाई का मान सर्वप्रथम 4 स्थानों तक किसने ज्ञात किया। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो गाइज अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट प्रथम या द्वितीय, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ध्यान रखिए आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान 4 स्थानों तक ज्ञात किया था। लेकिन अगर बात आती है अब पाई का मान 22/7 किसने बताया, तो आप लगाएंगे आर्यभट्ट को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जी हाँ, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे वीडियो से। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आपके भाई मनु वर्मा की, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है आप चीज़ों को स्किप करते हैं ना, तो आपके माइंड से आधी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है, और आपको बताना है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। क्या ये रोजर बेकर ने कहा है, हैमिल्टन ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, या फिर रसेल ने कहा है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, यदि आपको नहीं पता हो अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजर वेकर। और रोजर वेकर कहीं कहीं पे आपको बेकन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको वेकर या वेकन जहाँ भी जो भी मिले आप उसको लगा सकते हैं, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली चीज़ ये है
क्या इसका जो पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है, क्या ये व्यवकलित जमा है, व्यवकलित घटा है, तुलनात्मक जमा है या फिर तुलनात्मक घटा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यदि आप प्रश्न को ठीक से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर यहाँ पे व्यवकलित का मतलब होता है घटाना। तो घटाने की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे जोड़ की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मेरे पास कितनी पेंसिल हैं? 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से कितनी ज़्यादा हैं? तो मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 ज़्यादा हैं। तो पूछा मनीष के पास हैं कितनी? तो मनीष के पास टोटल 8 पेंसिल हो गई, 6 और 2 8। यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों व्यवकलन नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं जोड़ हुआ है। यानी कि जो जोड़ भी हुआ है तो जोड़ कैसा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुलनात्मक जमा हुआ है, घटा नहीं हुआ है, तुलनात्मक जमा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। यहाँ पर एक वृत्त मैं बना देता हूँ और वृत्त बना देता हूँ, वृत्त की परिधि और व्यास ये हो गई दोस्तों, जो ऊपरी होती है ये आपकी परिधि कहलाती है और ये आपका पूरा व्यास कहलाता है। तो इसमें अगर आपको संबंध बताना है, संबंध अगर स्थापित करना है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त अच्छी विधि कौन सी हो सकती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपको सीधा सा लॉजिक मैं बताऊँ कि आपको अगर ये समझाना है तो इसके लिए आपको प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपको समझाने के लिए बच्चों के माइंड में सेट करना बहुत ज़रूरी है, जो आप प्रयोग के द्वारा बच्चों के दिमाग में सेट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। ऑप्शन नंबर बी है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषता, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना। और ऑप्शन नंबर डी है सममिति की अवधारणा। तो गाइस आपको बताना है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो दोस्तों आपको जियो बोर्ड से रिलेटेड कई बार प्रश्न आ जाता है, आज मैं सारे प्रश्नों को आपको कवर करा दूंगा और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, आप अभी वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, ठीक है। यदि आपको जब भी कभी लगता है कि सर मुझे नॉलेज नहीं दे रहे, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होगा। मैंने जितना कराया है आप उतना पढ़िए कम से कम, ठीक है। जी हाँ, तो बात करते हैं इस प्रश्न की कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का। तो जियो बोर्ड हमेशा ज्यामितीय आकृतियों से रिलेटेड होता है। जियो बोर्ड आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर देख सकते हैं जियो बोर्ड क्या होता है। जियो बोर्ड में आप ये देख सकते हैं, ये इस टाइप से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ये इस टाइप से कील टाइप से ये लगी होती हैं। और इनमें क्या किया जाता है, एक स्ट्रिप के माध्यम से, स्ट्रिप या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, रबड़ वगैरह या फिर धागा वगैरह से क्या किया जाता है, इसमें आकृति बनाई जाती है जो ज्यामिति को प्रदर्शित करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और आई होप आपको आज के बाद जो जियो बोर्ड है उससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न के लिए कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.066 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। गाइज ये आपको बताना है। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डायनिल बॉक्स या फिर टेलर का गिनतारा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और यदि आपको नहीं पता है, बार बार कहता हूँ, जो भी प्रश्न आपको ना पता हो अपनी कॉपी में नोट जरूर करते चलिए। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न के लिए।
तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.23 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0.06 को अगर हमें समझाना है तो संख्या चार्ट के माध्यम से बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते। डायनल बॉक्स में इतने छोटे खाने नहीं होते, उसके द्वारा इतने बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते, टेलर के गिनतारा से भी नहीं समझा सकते, लेकिन ग्राफ पेपर के माध्यम से हम समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ग्राफ पेपर आप सभी लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार से जब भी पॉइंट्स वाली चीज़ें होती हैं उनको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे और दिया जाए क्वेश्चन में कि आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाना है तो कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है, तो आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? ये तो प्रश्न बहुत सिंपल दे दिया है मैंने आप सभी लोगों का, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या ये अप्रक्षेपित सामग्री है, प्रक्षेपित सामग्री है, प्रत्यक्ष अनुभव है, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री होती है, जो ऐसी सामग्री जो प्रत्यक्ष अनुभव दिलाती है, वो आपकी सबसे अच्छी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों का सही है। अब बताना है इस प्रश्न के लिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अब आपको बताना है कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। आपने देखा है रेखा गणित होती है, सांख्यिकी, बीजगणित, अंकगणित, ये आपके होते हैं। तो इनमें सबसे प्राचीन ओल्ड कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कर आप तभी पाओगे जब आपने इस प्रश्न के लिए पढ़ा होगा। तो बताना है इस प्रश्न के लिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, जो आपका दोस्तों अंकगणित होता है, तो अंकगणित आपकी सबसे प्राचीन है दोस्तों। ध्यान रखना है, इन सभी में सबसे प्राचीन अंकगणित है, ध्यान रखना है। ठीक है जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र का प्रयोग करना, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव करना। तो आपको बताना है निगमन विधि का उपयोग क्या होता है गाइस। जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो आप सभी लोग जानते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले सूत्र रटवाया जाता है, यानी कि सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग सही देंगे, किसी का गलत है तो आप आज ही इसको सही कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। जी हाँ, बताएं नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव विधि, तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं प्रश्न को देखते हुए कि नवीन प्रश्न को हल करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव विधि नहीं होगी, प्रयोगात्मक विधि नहीं होगी, निगमन विधि नहीं होगी, ये होगी आपकी आगमन विधि। क्योंकि आप पहले एग्जाम्पल देंगे, और जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो नए नए प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। ठीक है जी हाँ, और यहां पर बात करते हैं इस प्रश्न की कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। तो यहाँ पर एक बच्चा है, मान लीजिए वो सम विषम, यानी कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये लिख पा रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए विषम को भी, यानी कि 1, 3, 5, 7 इनके लिए क्या कर पा रहा है, इनके लिए सारणीबद्ध तरीके से लिख पा रहा है। तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों, आप बताएंगे क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, वह क्या कर रहा है, उसने चीज़ों को सीख लिया है, उसने चीज़ों को सीख लिया है, और उसने जिस कौशल को सीखा है वह उस कौशल का उपयोग कर रहा है, यानी कि कौशल
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा गाइज। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और आपको जब समझ में आ जाए ना तभी वो मैं मानता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, आपके माइंड में चीज़ों को सेट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई होप मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर जो घंटी वाला बटन आपको दिख रहा है उसके बराबर में उसको दबा दीजिए, उससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास आएगी तो, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे। और आई होप अगर मैंने जितना आपको कराया है और उतना आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो गारंटेड दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर कवर करेंगे, ठीक है ना। गारंटेड आप 120 के समथिंग स्कोर कवर करेंगे दोस्तों, ये चीज़ मैं गारंटेड लिख कर देता हूँ। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें से अगर आप प्रश्नों को छोड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। जी हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।